2030 में, 2030 से 8 लाख साल बाद और उसके बाद कई करोड़ों साल बाद के टाइमलाइन को देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि फ्यूचर में हमारी दुनिया कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमारा हीरो अलेक्जेंडर पूरे बोर्ड को फॉर्मूला से भर रहा होता है। अलेक्जेंडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एसोसिएट प्रोफेसर है। वो रिसर्च एंड साइंस में काफी इंटरेस्टेड होता है, लेकिन उसके इस इंटरेस्ट को उस कॉलेज का डीन कभी नहीं समझ पाता और उसे कोई नई रिसर्च करने के लिए भी अलाउ नहीं करता। अलेक्जेंडर सभी लोगों की तरह न रहकर सबसे अलग सोच रखने वाला इंसान बनना चाहता है और इसलिए जब ठंड होती है तो सभी लोग एक ही टाइप की हैट पहनते हैं, तो वो उस हैट को नहीं पहनता ताकि वो सबसे अलग दिखे। और अब उसके कॉलेज का समय भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसको कोई अंदाजा भी नहीं होता और वो वहीं रुका रहता है। तब उसका फ्रेंड डेविड उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें तो अपने लवर से मिलना था ना आज, तो अब तो कॉलेज का टाइम खत्म हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने लवर से नहीं मिलना क्या? फिर वो भाग भाग कर अपने घर में पहुंचता है और तब उसके घर की हाउसकीपर मिसेस वॉचिट उसे एडवाइस देती है, तुम्हारे इस कोट में तो कई चॉक्स के पीस गिरे हैं, कम से कम इसको तो चेंज करके जाओ। अब इसके घर पे भी देखिए कि इसने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। हम आज जो इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करते हैं, ये भाई साहब ने 18th सेंचुरी में उसको यूज कर लिया है। फिर वो एक नए कोट को पहनकर मिसेस वॉचिट और डेविड को बाय कहकर चला जाता है। फिर वो एक बॉक्स को भी अपने साथ लेकर जाता है। असल में वो अपने लवर को उससे शादी करने के लिए आज प्रपोज करने वाला है, इसलिए वो एंगेजमेंट रिंग को अपने साथ लेकर जाता है। और जाते समय रास्ते में वो स्टीम से चलने वाली एक गाड़ी को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है और उसको देखते हुए वहीं 5 मिनट तक खड़े रहता है। अब क्योंकि उसे साइंस में इंटरेस्ट है और क्योंकि उसने अब तक सिर्फ घोड़े गाड़ी को देखा होता है, इसलिए वो उस स्टीम इंजन को देखकर रुक जाता है और बड़ा ही ध्यान दे रहा होता है। और न जाने किसी वजह से वो अपनी लवर के लिए फूल खरीदना भूल जाता है और वो भागकर उसकी लवर इमा से मिलने जाता है। वहाँ इमा मजे से आइस स्केटिंग कर रही होती है और अलेक्जेंडर उससे अकेले में बातें करने के लिए उसको बुलाता है और उसके साथ चलते समय उससे बातें करके किसी तरह उसको प्रपोज भी कर देता है और वो भी उस प्रपोजल से बहुत खुश होकर उससे शादी करने के लिए तुरंत राजी हो जाती है। फिर वो एक ब्लू कलर्ड मून स्टोन लगाई हुई रिंग को निकालता है और उसके फिंगर में पहनाता है। इससे इमा बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उसी समय झाड़ियों के पीछे से एक आदमी आता है और उसके पास गन भी होती है। असल में वो एक चोर है जो लवर्स को पकड़कर उनसे चीजें चोरी करता है और उससे डरकर अलेक्जेंडर अपना पर्स, लेदर ग्लव्स जैसी चीजों को उसको दे देता है। लेकिन उस चोर के लिए ये सब चीजें काफी नहीं होती और वो अब उस एंगेजमेंट रिंग की मांग कर रहा होता है और इमा उसको देने से साफ इनकार करती है, लेकिन वो चोर उससे जबरदस्ती निकालने की कोशिश करता है और तब अलेक्जेंडर बीच में आकर उसको रोकने की कोशिश करता है और तीनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है। और फिर इस लड़ाई में एक्सीडेंटली उस चोर की बंदूक चलती है और उसकी बुलेट सीधे इमा पर लग जाती है और ये देखकर वो चोर वहां से भाग जाता है और फिर बहुत खून निकलने के बाद इमा उसकी रिंग पहनकर अलेक्जेंडर की गोद में मर जाती है। अब इस इंसिडेंट के 4 साल बाद की साइंस को दिखाते हैं। अलेक्जेंडर इमा की यादों को मिटा नहीं पाता और वो देवदास की तरह घूमता फिरता है। अब 4 साल से वो घर से बाहर ही नहीं निकला होता है और उसके फ्रेंड डेविड से भी नहीं मिलता। वो घर में ही बैठकर कोई कैलकुलेशन कर रहा होता है और तो और उसे एक बोर्ड कम पड़ने पर वो चेस बोर्ड लगाकर सीढ़ी में चढ़कर कैलकुलेशन लिखता है और फिर इसके इस पागलपन से तंग आकर डेविड खुद ही मिलने उसको वहाँ आता है। अब डेविड कहता है इमा एक एक्सीडेंट से मर गई थी और तुम बेकार में खुद को ब्लेम कर रहे हो। उसकी मौत की वजह तुम नहीं बल्कि वो चोर है और ऐसे कन्विंस करने की उसको कोशिश करता है। लेकिन इस बात को अलेक्जेंडर भूल नहीं पाता और बीते हुए कल को भुलाने के लिए वो काफी कुछ ट्राई कर रहा होता है। फिर वो डेविड से कहता है कि तुम मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दो, मैं फिर खुद तुमसे मिलने आऊंगा और इस तरह झूठ कहकर वो उसको भेज देता है। असल में वो 4 साल से घर में बैठकर एक टाइम मशीन को इन्वेंट करने की कोशिश करने में लगा है, यानी वो एक टाइम मशीन बनाकर पास्ट में जाना चाहता है और उस इंसिडेंट को बदलना चाहता है। फिर फाइनली वो एक टाइम मशीन को बना ही देता है और इसी खुशी में वो अच्छे से तैयार भी हो जाता है। फिर उस टाइम मशीन पर इमा की फोटो वाली लॉकेट को लगाकर उसे स्टार्ट करता है। और अब अगले सीन में दिखाते हैं कि 4 साल पहले वो इंसिडेंट जहां हुआ था उसी जगह पर वो खड़ा होता है। वो इमा को यहाँ वहाँ ढूंढता है और इमा खुद ही उसके पास आ जाती है और वो पूछती है क्या बात है, आज तो तुम जल्दी कैसे आ गए? और अलेक्जेंडर उसे जिंदा देखने की खुशी में उसको देखते रह जाता है। क्या तुम मेरे लिए फूल लेकर नहीं आए? ऐसा इमा के पूछने पर वो पब्लिक में उसे किस करने लगता है और उसको हग भी करता है। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है और एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर एक क्राउडेड प्लेस में जाकर रुकता है क्योंकि वो पिछली बार की तरह अकेले में रहकर उस इंसिडेंट को नहीं दोहराना चाहता। सिटी स्ट्रीट में उतरते ही स्ट्रीम गाड़ी उन्हें क्रॉस करती है और इस टाइम अलेक्जेंडर उस गाड़ी को देखकर सरप्राइज नहीं होता क्योंकि वो पहले भी देख चुका है। वो इमा के साथ गुजरने वाले हर एक पल को इम्पोर्टेंट समझता है और फिर उससे कहता है कि तुम अब सेफली घर जाओ, मैं रात में आकर तुमसे मिलूंगा। और तब इमा उसे फिर से कहती है कि मुझे फूल चाहिए और वो फूल लेने के लिए एक शॉप में जाता है
और उसके फ्लावर शॉप में जाते ही वहाँ स्टीम गाड़ी रोड पर अजीब तरीके से चलने लगती है और तब उसके सामने से पास होने वाले घोड़ा गाड़ी के दोनों ही घोड़े उस स्टीम व्हीकल की आवाज से डरकर उछलने लगते हैं और फिर वो घोड़ा गाड़ी रोड साइड पर खड़ी ईमा पर गिर जाती है और दुर्भाग्य से ईमा फिर मर जाती है। अब अलेक्जेंडर फिर से ऐसा इंसिडेंट होने पर बहुत ही उदास होता है और ईमा के इस एक्सीडेंट को जानकर डेविड आकर उसको कंसोल करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई और बात चल रही होती है। वो ईमा के फेट को कैसे बदला जा सकता है इस बारे में सोच रहा होता है, इसलिए वो फिर टाइम मशीन में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और इस बार वो फ्यूचर में जाना चाहता है। उस मशीन के स्टार्ट होने पर उसके सराउंडिंग्स के सीजन, डे टाइम, फैशन, बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ये सभी बदलने लगती है और ये सब चलते समय वाइब्रेशन में ईमा का लॉकेट गलती से नीचे गिर जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर उसको पकड़ नहीं पाता और वो नीचे गिरकर गायब भी हो जाता है। फिर कुछ देर बाद वो स्क्रीन में द फ्यूचर इज नाउ को डिस्प्ले होते हुए देखता है और अब वो फ्यूचर में आ चुका है ये समझते हुए वो मशीन को स्टॉप करता है और अब वो मई 2030 में पहुंच चुका है और इस टाइमलाइन में सभी लोग वैकेशन के लिए पेरिस और स्विट्जरलैंड में नहीं बल्कि सीधे चांद पर जाकर अपना वैकेशन एंजॉय करते हैं। वहाँ सभी लोग मॉडर्न तरीके से ड्रेस करके चल रहे होते हैं और अलेक्जेंडर अपने पुराने सूट में होता है। तब एक लेडी उसकी टाइम मशीन को देखकर उससे मजाक में पूछती है वो कौन सी मशीन है, क्या वो कॉफी वेंडिंग मशीन है। फिर वो आगे चलकर एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है और उस लाइब्रेरी में कई स्कूल्स के बच्चे भी नजर आते हैं। उन बच्चों के हाथ में कोई नोटबुक और पेन नहीं होता बल्कि उनके पास एक ट्रांसपेरेंट गैजेट होता है जो कि माइक्रो स्कैनर है और इस तरह के बड़े साइज के काफी माइक्रो स्कैनर्स पूरे लाइब्रेरी में रखे होते हैं और उनमें से वॉक्स नाम का एक वर्चुअल लाइब्रेरी असिस्टेंट होता है जो पूरी लाइब्रेरी को हैंडल करता है। वो अलेक्जेंडर से बातें करने लगता है, उसमें लाइब्रेरी में होने वाले बुक्स की सारी डिटेल्स होती हैं और उससे कोई सवाल किए जाने पर उन बुक्स में से इन्फॉर्मेशन पढ़कर वॉक्स बता सकता है। और अब अलेक्जेंडर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वॉक्स को देखकर बिल्कुल ही चौंक जाता है और उससे टाइम ट्रेवल के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि किस वजह से मैं पास्ट के इंसिडेंट्स को बदल नहीं पाया। तब वॉक्स कहता है कि कोई अपने पास्ट को नहीं बदल सकता और इसीलिए जो हो चुका है उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता। फिर वो टाइम मशीन पर लिखी हुई कोई बुक को पढ़ना चाहता है लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली कुछ नहीं मिलता और अलेक्जेंडर ने 18th सेंचुरी में टाइम मशीन से रिलेटेड एक बुक लिखी होती है। उसकी लिखी हुई बुक भी उस लाइब्रेरी में होती है और उस बुक में ऑथर का टाइम पीरियड 18th सेंचुरी की डेट से 1903 तक मेंशन किया होता है, यानी 1903 में जब अलेक्जेंडर टाइम मशीन में बैठा था तब से उसको किसी ने नहीं देखा। अब टाइम मशीन पर और किसी ने भी बुक नहीं लिखी होती है और ये पता चलने पर वो समझ लेता है कि 2023 तक टाइम मशीन को सिर्फ उसी ने बनाया है। अब उसके डाउट को क्लियर करने के लिए वो फिर से टाइम मशीन में बैठकर 7 साल आगे चला जाता है, यानी कि अब वो 2037 में आ जाता है और तब देखते हैं कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी बर्बाद हो रही है और रास्ते पर भी कोई इंसान नहीं दिखता और किसी को देखते ही पुलिस उनको अरेस्ट करके लेके जाती है। अब असल में हुआ ये होता है कि धरती पर जगह कम पड़ने से लोगों ने चांद पर जाकर घर बना लिए हैं और वहाँ रहना शुरू कर दिया है और कई सारी बिल्डिंग्स बढ़ने से चांद में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और चांद 2 भागों में सेपरेट होने लगता है और इसके कारण चांद का वेट चेंज हो जाता है जिसकी वजह से उसका रोटेशनल ऑर्बिट भी चेंज हो जाता है और इससे वो धरती के रोटेशनल ऑर्बिट में आकर क्लैश होने लगता है और इससे धीरे धीरे धरती भी डैमेज हो जाती है। और उस चांद को 2 हिस्सों में सेपरेट होते हुए देखकर अलेक्जेंडर तुरंत अपनी टाइम मशीन में जाकर बैठ जाता है और तब वहां अर्थक्वेक होने के कारण टाइम मशीन हिलने लगती है और इससे अलेक्जेंडर के सर पर चोट भी आ जाती है और गलती से उसका हाथ मशीन के गियर को आगे पुश करता है और टाइम मशीन स्टार्ट होकर फ्यूचर में जाती रहती है और अब वो कई सेंचुरीज पार करके आगे चला गया होता है और तब दिखाते हैं कि इस धरती पे सारे इंसान नष्ट हो गए होते हैं और सभी टेक्नोलॉजी भी गायब हो जाती है और हमारी धरती एक सूखी बंजर भूमि बनी रहती है। फिर बारिश आती है और उससे नदी बनकर बहने लगती और फिर घास फूस आती है। फिर इस धरती के एक बड़े जंगल को बदलते हुए देखते हैं। फिर अलेक्जेंडर भी होश में आता है और उस मशीन को स्टॉप करता है। अब इतने समय मशीन चलने से वो अब साल 8 लाख में आ चुका होता है और उसकी चेस्ट पर चोट लगने से वो बेहोश होकर वहीं मशीन पर गिर जाता है। अब कुछ देर बाद दिखाते हैं कि एक लड़की उसको अपने घर में ले जाकर ट्रीटमेंट दे रही होती है। इतने सालों बाद भी इस धरती पर इंसान रहते हैं। फिर जब वो ठीक होकर आंखें खोलकर देखता है तब वो एक लकड़ी के बनाए घर में होता है, लेकिन वो सभी घर जमीन पर ना होकर नदी के साइड्स में होने वाले चट्टानों पर होते हैं और वो बैम्बू स्टिक्स पर बनाए गए होते हैं और वहाँ के सभी लोग ट्रेवल करने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ रहने वाले लोग भी वनवासी की तरह लगते हैं और उनकी भाषा भी नहीं होती और उन लोगों में से सिर्फ मारा नाम की एक लड़की ही इंग्लिश बोलना जानती है और ये वही है जिसने अलेक्जेंडर को बचाया होता है। अब बाकी के सभी लोग लेक्स नाम की लैंग्वेज में बातें करते हैं और वे सब अलेक्जेंडर को नहीं जानते, इसलिए वे एक दूसरे से कहते हैं कि इसको नदी में फेंक दे या नहीं। तब अलेक्जेंडर मारा से कहता है कि मैं एक टाइम मशीन के प्रयोग से फ्यूचर में आया हूँ
लेकिन इस बात को बाकी के लोग को बताने से वो बिलीव नहीं करेंगे। ये सोचकर वो झूठ कहती है कि वो एक पागल इंसान है और इसे इसका नाम याद नहीं है और गाँव के बारे में भी कुछ पता नहीं है। तब उस गाँव का लीडर उसको घूरते हुए देखता है और बाकी के लोग उसको पागल समझकर छोड़ देते हैं और फिर अंधेरा होने लगता है। तब वहाँ के लोग अपने बोट्स को ऊपर उठाकर घरों के पास ही बांध कर रखते हैं और अब ये समझ में नहीं आता कि ये बोट को पानी में क्यों नहीं रख रहे हैं। अब अलेक्जेंडर मारा से बातें करता है और वहाँ के लोगों के बारे में जानता है। मारा उन लोगों को इंग्लिश सिखा रही होती है और वो लोग उसको इलोय कहकर बुलाते हैं। मारा का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम कैलन है और उसको भी इंग्लिश आती है। अब उस टाइमलाइन में इंग्लिश सबसे पुरानी लैंग्वेज होती है और बाकी के सारे लैंग्वेजेस मिट गई हैं। फिर मारा कहती है कि उसके पेरेंट्स यहाँ पर नहीं है और वो कहीं और चले गए हैं। अब उससे बातें करते समय वो आसमान में देखता है, तब चांद टुकड़ों में टूटकर आसमान में फैला हुआ नजर आता है। फिर वो मारा से पूछता है कि आप लोग अपनी बोट्स को ऊपर उठाकर क्यों रखते हो, क्या यहाँ पर भी चोरी होती है? तब मारा कहती है कि हम तो चोरी शब्द को जानते ही नहीं है, यहाँ चोरी कोई नहीं करता, लेकिन एक सेफ्टी के लिए हम ऐसा करते हैं। अब उस रात अलेक्जेंडर को कोई डरावना सपना आता है और उसी समय मारा के भाई को भी कुछ ऐसा ही सपना आता है और वो उठकर मोरलोक करके चिल्लाने लगता है और तब मारा आकर उसको किसी तरह दिलासा देती है। फिर अलेक्जेंडर देखता है कि हैंगर में लगे हुए अलेक्जेंडर की वॉच वहाँ से गायब है। फिर वो मारा से पूछता है कि मोरलोक का क्या मतलब है, वो ऐसा क्यों चिल्ला रहा था? तब वो बस इतना कहती है कि वो कोई बुरा सपना था, लगता है वो कोई बात छुपा रही है। अब अगले दिन सुबह वो दोनों एक जगह पर जाते हैं। उस जगह पर चांद टूटने के पहले से ही कुछ चीजें होती हैं। अब मारा को उसके पेरेंट्स ने ऐसी जगह पर इंग्लिश सिखाई होती है। तब मारा उससे कहती है कि मैं मानती हूँ तुम्हारी बातें सच हैं, लेकिन तुम टाइम ट्रेवल करके इतने साल आगे क्यों आए हो? तब वो कहता है कि मैं पास्ट को बदलना चाहता था और मैं उसको बदलने गया लेकिन कुछ भी बदल नहीं पाया और फिर मैंने सोचा कि फ्यूचर में जिसने भी टाइम मशीन को बनाया होगा उसको पता होगा कि बीते हुए कल को कैसे बदला जा सकता है, ताकि मैं फिर से अपने पास्ट में जाकर उस इंसिडेंट को होने से रोक सकूं। लेकिन मैं वो भी नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि फ्यूचर में आने पर टाइम ट्रेवल से जुड़ी डाउट्स को मैं क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और अब मारा उसकी बात को समझ लेती है और फिर वो ये भी समझ जाती है कि अलेक्जेंडर ने अपनी लाइफ के किसी खास इंसान को खोया है और वो उसको वापस जिंदा करना चाहता है। तब अलेक्जेंडर उससे एक सवाल करता है कि क्या तुम्हारे इस गांव में कोई बुजुर्ग नहीं रहता? मैंने अब तक यहाँ किसी बुजुर्ग को नहीं देखा है। इस पर वो कहती है कि इस गांव के सभी बुजुर्ग कहीं और चले गए हैं और अभी भी वो किसी बात को छुपा रही होती है। फिर दोनों उसकी टाइम मशीन को देखने जाते हैं और तब मारा उससे कहती है कि तुम प्लीज अपने टाइम लाइन में वापस चले जाओ और मेरे भाई को भी साथ लेकर जाओ। और अलेक्जेंडर उससे पूछता है तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और वो पूछ ही रहा होता है कि तभी दूसरी तरफ से लोग इलोई करके पुकार कर चिल्लाने लगते हैं। अब मारा उस आवाज को सुनकर अरे वो लोग फिर से आगे कहकर अपने भाई को देखने के लिए जाती है और अलेक्जेंडर भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। अब भागते समय देखता है कि वहाँ किंग कॉन्ग के साइज का कोई क्रिएचर भाग कर आ रहा है। वो क्रिएचर्स वहाँ के इंसानों को अपने बाण से अटैक करते हैं और उनका शिकार भी करने लगते हैं और सभी लोग उनसे डरकर भाग रहे होते हैं और उनमें से एक बाण मारा पर लग जाता है। मारा एस्केप होने की कोशिश करती है लेकिन मिट्टी से काफी सारे क्रिएचर्स उठकर बाहर आते हैं और जिन लोगों को बाण से अटैक किया जाता है उन्हें वो स्मेल करके एक रस्सी में बांधकर खींचते हुए जमीन के अंदर लेके जाते हैं। अब असल में इनसे डरकर वो लोग जल्दी अपने घरों में लौट जाते हैं और अपनी बोट को भी ऊपर बांध कर रख लेते हैं। ये क्रिएचर जमीन के अंदर से अटैक करने आते हैं, इसलिए वहाँ के लोग ऊंचे पहाड़ों पर अपने घरों को बांध कर रखते हैं और शायद इन्हीं क्रिएचर्स ने मारा के पेरेंट्स पर अटैक किया होता है। और अब वहाँ कैलन भी उनका शिकार हो जाता है और उसके पैर पर भी बाण लग जाता है और उसे अलेक्जेंडर बचाने जाता है और वो उस क्रिएचर के साथ फाइट करता है। अब वो क्रिएचर इसको फॉलो करता है और वो भागकर एक बैम्बू पर चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसका पीछा नहीं छोड़ता और वो उसको खींचकर नीचे गिरा देता है। अब अलेक्जेंडर पास जाता है और तब कैलन उसके पास आकर आग दिखाकर भाग जाता है। तब दूर से उस शिकार को खत्म करने के लिए एक सैनिक की गूंज सुनाई देती है और वो सुनते ही सभी क्रिएचर्स फिर से जमीन के अंदर चले जाते हैं और जाते समय वो मारा को भी साथ लेकर जाते हैं और वहाँ के लोग ये सब होते हुए देखते रह जाते हैं। लगता है ये लोग उनसे लड़कर थक गए हैं और उस गांव का लीडर कहता है कि जिन्हें भी वो क्रिएचर्स ले गए हैं उनका अंतिम संस्कार करके हम अपना काम कंटिन्यू करेंगे। अब वो कहता है कि ये सब उनका रूटीन हो गया है और यहाँ ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन अलेक्जेंडर ऐसा नहीं होने देता और वो मारा को बचाने के लिए कैलन को साथ लेकर वहां से चला जाता है। अब रात में कैलन उसे एक अंडरग्राउंड रास्ते में लेकर जाता है और वहाँ एक बड़े साइज का मेटल बॉल पड़ा होता है। अलेक्जेंडर सोचता है कि इसे मैंने पहले कहीं नहीं देखा। फिर उसे याद आता है कि यही वो पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी है और यही उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉक्स की कोर मेमोरी है। वर्ल्ड के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम नष्ट हो जाते हैं और अब यही बचा होता है जो कि आखिरी प्रोग्राम भी है और इसमें 8 लाख सालों की इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। अब बॉक्स कहता है कि 8 लाख सालों तक इस धरती के सारे लोग इंसान हुआ करते थे और फिर उसके बाद कई डिजास्टर्स हुए, जिसके बाद इंसानों का कुल अब 2 हिस्सों में सेपरेट हो गया है। एक तो है नॉर्मल इंसान और दूसरे हैं कैनिबल, यानी जो इंसानों को खाने वाले क्रिएचर्स हैं। यानी एक तरफ से वो क्रिएचर्स भी इंसान ही है और इस तरह से बॉक्स इन कहानी को कह रहा होता है। वो कहता है कि जमीन के ऊपर रहने वाले लोगों को इलोई कहते हैं और जमीन के अंदर रहने वाले उन क्रिएचर्स को मोरलॉक कहते हैं और उन मोरलॉक से बचकर आए हुए किसी इलोई ने ही ये सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स को दी होती है।
मॉरलॉक्स बड़े खतरनाक होते हैं और उनका काम यही होता है कि इलोइस को मारना। इतना ही नहीं बल्कि मॉरलॉक्स इलोई को सपने में भी आकर उनको डराते हैं। फिर वॉक्स कहता है कि ये मॉरलॉक्स एक फोर्ट में रहते हैं और वो फोर्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। अब अलेक्जेंडर कैलन को लेकर वॉक्स की कई भी डायरेक्शन में जाने लगता है। अब थोड़ी दूर चलने पर अलेक्जेंडर को उसके सपने में आई हुई केव याद आती है और तब वो कैलन को विलेज में वापस जाने के लिए कहता है और वो अकेले उस खड्डे में उतर जाता है। नीचे से काफी सारे बैट्स झुंड में आकर उस पर अटैक करते हैं और वो उनको पार करके जाता है। तब वो किसी मशीन को चलते हुए देखता है और फिर उस मशीन के रास्ते से ही वो अंदर चला जाता है और वहां पर कई मॉरलॉक्स लेबर जैसा काम कर रहे होते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने पर वहां इलोइस के कपड़ों के गड्ढे रखे होते हैं। शायद इसी जगह पर वो कसाई की तरह इंसानों को काटने का काम करते हैं और वहां के खून को देखते ही वो डरकर पास वाले खड्डे में गिर जाता है और वो जाकर पानी में गिर जाता है जहाँ काफी सारे स्केलेटन्स होते हैं और एक क्रेचर्स उसे वहां देख लेता है और उसके सर को पकड़कर दूसरे रूम में भेज देता है और वहीं पर मारा को एक पिंजरे के अंदर लॉक करके रखा होता है और उसके सामने सफेद बालों वाला एक इंसान बैठा होता है और वही है मॉरलॉक्स का राजा उबर। लेकिन वो दिखने में एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है और वो अलेक्जेंडर से इंग्लिश में बातें करता है। वो कहता है जब चांद टूटने से धरती कोलैप्स हो गई थी तब कई इंसान अंडरग्राउंड में जाकर छिप गए और वहीं रहने लगे, लेकिन काफी इंसान जमीन पर ही रह गए थे और वो उस डिजास्टर से बचकर सरवाइव कर रहे थे। फिर बाद में जब धरती स्टेबलाइज हो गई तब अंडरग्राउंड के लोगों को वापस धरती पर आना नामुमकिन था क्योंकि वो इंसान अंडरग्राउंड में रहकर इंसानों को ही पकाकर खाने लग गए थे। फिर कुछ सालों बाद जब वो जमीन पर आना चाहते थे तब सूरज की रोशनी को झेल नहीं पाए क्योंकि हजारों सालों तक वो जमीन के नीचे सूरज की रोशनी के बिना ही रहे थे और सूरज की रोशनी शरीर पर न लगने से ही ये क्रिएचर्स के शरीर सफेद हुए हैं और इसी के कारण ये क्रिएचर्स सुबह के टाइम शिकार करने नहीं आते बल्कि वो शाम होने पर आते हैं और इन क्रिएचर से डरकर ही सभी लोग जमीन पर न रहकर अपने घरों को चट्टानों पर बांध कर रखते हैं। और इतना नहीं बल्कि इन्हें शिकार करने के लिए पावरफुल और स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स की जरूरत होती है और शिकार करने के लिए उन क्रिएचर्स का एक ग्रुप होता है जो बाकी के मॉरलॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उन्हें हंटर्स कहा जाता है। मॉरलॉक से खाने की जरूरतों के लिए हंटर्स का ग्रुप बनाया गया है और यही हंटर्स इलोई लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें शिकार करने के अलावा और कोई काम नहीं आता। उन्हें नॉर्मल इंसानों की तरह बातें करना भी नहीं आता, लेकिन किसी कम्युनिकेशन के बिना ही यूबर उनके दिमाग में जाकर उनको कंट्रोल कर लेता है। यानी इन मॉरलॉक्स को टेलीपैथी के जरिए कम्युनिकेट करके उनको कंट्रोल किया जा सकता है और इसी पावर होने से ये राजा बनकर मॉरलॉक्स की दुनिया को रूल कर रहा है और ये राजा ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है क्योंकि इसी ने शिकार करने के लिए मॉरलॉक्स की टीम बनाई होती है। अब अक्सर वो हंटर्स को जमीन पर शिकार करने के लिए भेजता है और वो लोग भी काफी इंसानों को लेकर आते हैं और उनमें से अगर लड़की आ जाए तो वो उसको अपने डिजायर के लिए रख लेता है। अब उबर्ट सिर्फ उन मॉरलॉक्स के दिमाग को ही नहीं बल्कि किसी भी लिविंग बीइंग के दिमाग को A to Z पढ़ सकता है और इसी पावर से वो अब तक अलेक्जेंडर के दिमाग को पढ़ चुका होता है और उसे पता चल गया होता है कि वो एक टाइम मशीन के जरिए यहाँ आया है और उस टाइम मशीन के बारे में कई बातें जानने के लिए ही उसने अभी तक उसको जिंदा रखा होता है। फिर वो अपनी पावर को यूज करता है और अलेक्जेंडर के दिमाग में इमा जिंदा है ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करता है। फिर वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है जिसमें अलेक्जेंडर और इमा की शादी होती है और उन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। फिर वो उसको एक और सच बताता है कि इमा की मौत ही उस टाइम मशीन को इन्वेंट करने की मेन वजह थी। यह एक कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। अब अगर वो उसी टाइम मशीन से पास्ट में ट्रेवल करके इमा को बचा लेता है तो वो इमा के साथ शादी करके बच्चों के साथ जी रहा होता और तब वो मशीन को इन्वेंट नहीं करता। यानी इमा मरने से ही उसने टाइम मशीन को इन्वेंट किया था और अगर इमा जिंदा होती तो वो टाइम मशीन को नहीं बनाता और टाइम मशीन के ना होने पर वो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता और अगर उसको यहाँ पहुँचना था तो इमा का मरना जरूरी था और यूबर इसी बात को समझाना चाहता है और इसे ही टेम्पोरल पैराडॉक्स कहा जाता है और लगता है कि टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके यूबर से ही उसे ये इन्फॉर्मेशन मिलनी थी और यही उसका फ्यूचर था और इस फ्यूचर को सच करने के लिए ही वो इमा को जिंदा नहीं कर पाया। ये सभी बातें कहकर यूबर उसे कहता है कि तुम अब अपने टाइमलाइन में वापस लौट जाओ और वो उसकी टाइम मशीन को लाकर उसके सामने खड़ा कर देता है। तब अलेक्जेंडर उस पर बैठकर कुछ सोचता है और यूबर से अपने वॉच को मांगता है। यूबर उसे उसकी वॉच देने के लिए उसके पास जाता है और उसको खींचकर अपनी टाइम मशीन पर बैठ जाता है। अब मशीन पास्ट में जाना शुरू हो जाती है और दोनों टाइम मशीन पर ही लड़ने लगते हैं और फिर यूबर अपनी नाइफ से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फिर यूबर उसका गला घोटने लगता है और तब अलेक्जेंडर प्रेशर पंप को यूज करके उसके चेहरे की तरफ घुमा देता है और धुआं चेहरे पर आते ही यूबर लड़खड़ाकर मशीन के उस बबल से बाहर आ जाता है, लेकिन वो अलेक्जेंडर के गले को दबाकर रखता है और तब अलेक्जेंडर बड़ी मेहनत से गियर को फ्यूचर की तरफ पुश करता है और अब मशीन फ्यूचर में जाने लगती है। अब टाइम मशीन में ना होने से यूबर बूढ़ा होने लगता है और फिर वो मरकर स्केलेटन बनकर राख हो जाता है। फिर उससे बच जाने पर अलेक्जेंडर टाइम मशीन को रोक देता है और इतने समय में अलेक्जेंडर करीबन 7 करोड़ साल आगे आ चुका होता है और वो अपने सराउंडिंग्स में देखता है कि धरती एक नरक जैसी बन गई है और वो जहाँ भी देखता है वहाँ मॉरलॉक्स की केव के अलावा कुछ नहीं होता। फिर वो समझ लेता है कि ये मॉरलॉक्स इतने करोड़ों सालों तक भी जीवित हैं और इंसानों को मारकर खा चुके हैं और अब वो जमीन पर ही रहने लगे हैं। अब वो फिर से मशीन को पास्ट में ले जाकर मारा गया
के टाइमलाइन में जाता है और मारा को उस पिंजरे से बाहर निकालता है। फिर वो अपनी गाड़ी को जानबूझकर टाइम मशीन के व्हील के बीच में फंसाकर उसे ऑन करता है। अब व्हील के बीच में वॉच फंसने से हमेशा की तरह उसमें बबल फॉर्म होता है और वो अजीब तरीके से घूम रहा होता है। फिर वो मारा को उस जगह से तुरंत बाहर लेके जाता है। उसी समय उनके पीछे आने वाले एक हंटर मॉर्लॉक उन पर हमला छोड़ देते हैं और इससे गुस्सा होकर मारा उस मॉर्लॉक को एक बड़े हथौड़े से जोर जोर से मारकर गिरा देती है। अब अलेक्जेंडर के सीन में बाण लगने से उसकी स्मेल से अंदर के सभी मॉर्लॉक उन्हें अटैक करने आते हैं। फिर वो दोनों उनसे बचने के लिए तेजी से भागने लगते हैं और फाइनली वो केव के एंड तक पहुंच जाते हैं। वो ऊपर चढ़ने लगते हैं और तब ऊपर उस गांव के लोग वहां वेट कर रहे होते हैं। लगता है कैरन ने उनको सब कुछ बता दिया होता है और यहाँ टाइम मशीन में इसने जो गड़बड़ की होती है उससे मशीन तेजी से घूम रही होती है। असल में उसने टाइम मशीन को एक बॉम्ब जैसा बना दिया होता है और उस जगह पर एक पावरफुल एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। एक समय आने पर वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उससे रिलीज होने वाली एनर्जी उस पूरे केव में फैल जाती है और वहाँ के सारे मॉर्लॉक्स को नष्ट कर देती है। और उस एनर्जी के खड्डे से ऊपर आने के पहले ही गांव का लीडर उन दोनों को ऊपर खींच लेता है। फिर वो सभी लोग वहां से एक साथ दूर भागने लगते हैं और तब वो एनर्जी उस खड्डे से ऊपर तक आकर उस केव को भस्म कर देती है और अंडरग्राउंड के सारे मॉर्लॉक्स अब उस एनर्जी से नष्ट हो चुके होते हैं। और इस ब्लास्ट को होते हुए अलेक्जेंडर और गाँव के लोग दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि फाइनली उन क्रिएचर से उनको छुटकारा मिल गया है। और तब मारा अलेक्जेंडर से कहती है कि तुमने हमें बचाने के लिए अपनी टाइम मशीन को नष्ट कर दिया, अब तुम अपनी टाइमलाइन में कभी भी वापस नहीं जा सकते। और वो उसके लिए सॉरी भी कहती है। तब वो कहता है कि वो एक मशीन ही तो है, कोई बात नहीं। अब अलेक्जेंडर ने सिर्फ मारा को ही नहीं बल्कि उस पूरे गांव को बचाया होता है और उनके पूरे वंश को बचाया होता है और वो मानता है कि वो लोग इस धरती को हरा भरा और सुंदर बना देंगे। अब मारा भी अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर दिखाते हैं कि वॉक्स उस गांव के बच्चों को इंग्लिश की कहानी सुना रहा होता है और बच्चे उन्हें मजे से सुन रहे होते हैं। और यहाँ अलेक्जेंडर मारा और कैलन को उसके घर का लोकेशन बता रहा होता है। वो उसकी टाइम मशीन के लोकेशन से उनके घर के सारे रूम्स के लोकेशन को बता रहा होता है और इस तरह अलेक्जेंडर अपने फ्यूचर में सेटल हो जाता है। लेकिन पैरेलल में उसकी ओरिजिनल टाइमलाइन यानी 18th सेंचुरी में मिसेस वॉचिट डेविड से कहकर परेशान होती रहती है कि वो कहाँ गया। तब वो कहता है कि वो कहीं जाकर अपने पसंद की लाइफ जी रहा होगा और इस बात से हमें बहुत ही खुश होना चाहिए। फिर डेविड उसकी लैब को टेक ओवर करके आगे क्या करना है इस बारे में सोचता है और